नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस करंट चर्चा के एपिसोड में। उम्मीद है आप बेहतर हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज 21 नवंबर को हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था अखबार में, क्या निचोड़ निकालना है, कैसे अपने दिमाग में रखना है उसको, आइए समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप लोगों तक आवाज जा रही है, आप सुन पा रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत-बहुत आप सभी का स्वागत है। और कोशिश करिए कि उन चीज़ों पे ध्यान देते चलिए जहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, उन चीज़ों को ज़िंदगी में ना आने दें जहाँ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आपसे सर यही कहा जाता है, कल देख रहे थे। अब जी एक्चुअली वीडियोज़ की तो बहुत वैरायटी होती है और जब आदमी यूट्यूब की दुनिया में है तो यूट्यूब की दुनिया का एक कमाल ये है कि आपको रेज़िलिएंट बना देता है। आपके लिए अच्छे तो आ ही रहे होंगे, आपके लिए बुरी चीज़ें भी आ सकती हैं। मतलब आपके कमेंट्स भी नेगेटिव हो सकते हैं, आपको धमकियाँ भी मिल सकती हैं, ये सब यूट्यूब पे चलता है। चलेगा, ठीक है। अब हमारा एक छोटा-सा आंसर है उन लोगों को, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति। जिनके हाथों में शस्त्र क्षमा का है, वो क्षमा का शस्त्र अगर लेकर घूम रहे हैं तो दुर्जन भी उनका क्या कर लेंगे? भाई सबसे डेंजरस तो आप तभी बन जाते हैं, जब सामने कमेंट आ रहा है नेगेटिव, आपको सब बुरा-भला बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं, ठीक, सही, कोई बात नहीं। अगर आपने इतना ही बोल दिया, माफ किया आपको, कोई बात नहीं। वो सामने वाला उसका क्या लेवल होगा? उसके आगे वो कहाँ जाएगा? तो कोशिश करिए अपने आप ज़िंदगी में भी ऐसे ही बनिए कि कोई कुछ बोला ठीक है, होगा सर, बढ़िया है बात है, कोई बात है, आप जो बोल रहे हो सत्य ही बोल रहे होगे। मैं ही शायद ऐसा हूँ। वो ज़्यादा ठीक है बोलना, बहस करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है आजकल। आपको बता दें कि अगर हुनर आप इतना पा ही रहे हैं, उस हुनर में एक और चीज़ आप जोड़ लीजिए कि कम से कम एक डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ लीजिए बैठ के। यूट्यूब के माध्यम से आपका एक रूटीन बन गया है। देखिए हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं इस समय। अब सोचिए रूटीन आपका अगर पूरा प्लेटफ़ॉर्म पे बन जाए, ऐप पे बन जाए तो आपको कितना फ़ायदा होगा। सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप हमारी हो रही है 24 नवंबर को 11 बजे और शाम में 5 बजे। टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट देने के पहले आप जब ऐप पे रजिस्टर करेंगे तो वहां पे सीएमसी कोड डाल दीजिएगा। जैसे ही आप सीएमसी कोड डालेंगे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, और अगर 90% स्कॉलरशिप मिल गया आपको तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। अच्छा, नवंबर 15 से हमारा लिबर्टी बैच चालू हो चुका है, पूरा इंग्लिश में है। हमारा 12 नवंबर से आरंभ बैच चल रहा है और हमारा 11 नवंबर से शिखर बैच चल रहा है। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। और तीनों ही बैचेस में अच्छे खासे आपके स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। पीडीएफ है, कंटेंट है, एंड टू एंड सॉल्यूशन है, सब कुछ दिया जाता है यहाँ पे। डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई चल रही है। आपका मन है तो आप जुड़ सकते हैं। सीएमसी कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन और उम्मीद है आप लोग मस्त हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, आइए देखते हैं। डेडलाइन लूम्स क्लाइमेट समिट नेगोशिएटर्स सीकिंग अ डील फॉर फंड्स टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की सर थीम हम लोग लगातार पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं। कल 22 तारीख को आखिरी दिन है सीओपी 29 का, जो कि हो रहा है बाकू में, अजरबैजान में। अब ये दायित्व तो है कि जो अजरबैजान प्रेसिडेंसी में सीओपी 29 को कर रहा है, ये कोई ना कोई फाइनल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट लेकर आए। इसने बोला कि हम कल रात तक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब आज रात तक प्रिपेयर कर लिया होगा, पर अभी तक कोई ड्राफ्ट दिखा नहीं है। लेट लतीफ लोग लगते हैं। पॉइंट इसके पीछे का ये है सर कि वल्नरेबल नेशंस ने डिमांड कर दी है लगभग $1.3 ट्रिलियन की, ताकि वो अडेप्ट कर सकें, ताकि वो क्लीन एनर्जी की तरफ जा सकें, और इसीलिए इसको डिमांड कर लिया गया है। हालांकि डिमांड गलत नहीं है, पर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने आज तक $1 ट्रिलियन ऐसा निगोशिएशन में सुना नहीं। पहली बार वो इतनी बड़ी रकम को सुन रहे हैं। चूंकि पहली बार वो इतनी बड़ी रकम को सुन रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको पैसा दें, और इसीलिए वल्नरेबल नेशंस कब से गुहार लगा रहे हैं सीओपी 29 में कि हमें पैसा चाहिए। $1.3 ट्रिलियन की हमने डिमांड की, जो कि बढ़ भी सकता है। अगर आपने समय से नहीं दिया तो $5 ट्रिलियन भी हो सकता है। अब इतनी बड़े बार्गेनिंग की वहां पे कोशिश चल रही है, तो डेवलप्ड कंट्री स्वाभाविक सी बात है भागती फिर रही होगी, और डेवलपिंग कंट्री उसके पीछे पड़ी होगी, यही चल रहा होगा। पर डेवलप्ड कंट्री अगर नहीं साइन करती है, कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं होता, हम आपको भविष्यवाणी कर देते क्या होने वाला है। ये लोग फाइनल में यही बोलेंगे कि
हाँ, हम लोग इन प्रिंसिपल तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इतना पैसा चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना पैसा आपने लिखा है, बहुत बड़ी रकम भी लग रही है और हम चाहते ज़रूर हैं, हमारे दिल में बहुत जगह है आप लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी का विकास हो, हम चाहते हैं डेवलपिंग कंट्री का विकास हो, हम आपको पैसा देना चाहते हैं। ये ही बात होगी, वो चाहना कब बदलेगा हो जाने में, इसी के पीछे सारी लड़ाई होगी। ये लोग बहुत चाहेंगे, सब लोग बोलेंगे हाँ, सही बोल रहे हो, आप एकदम सही बोल रहे हो, आपको चाहिए पैसा तो। पर आपका चाहना और वो मैं आपको दे दूं, इसके बीच का जो फासला है, ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो सीओपी 29 में हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा आपका फाइनल हो पाएगा, इतना पैसा देंगे। 100-150 बिलियन डॉलर का बात फाइनल हो सकता है, तो हो सकता है ट्रिलियन डॉलर का बात तो फाइनल हो ही नहीं सकता, ये तय है। और जबकि ट्रंप आ चुका है, ट्रंप के आ जाने के बाद तो ये पॉसिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी थी। तो देखते हैं अब क्या होता है, आपको धीरे-धीरे हम आपको आइडिया दे ही देंगे, जैसा चलता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ इसमें है नहीं, जो सीओपी 29 का फाइनल होगा वो हम आपको बताएंगे। आइए, GM crops can help fight hunger depending on farming methods, science and technology. GM, genetically modified crops. अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस दो तरीके के हो सकते हैं। अगर आप जीएम क्रॉप्स की बात करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, तो एक हो सकता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन जहां पे कोई फॉरेन जीन को इंसर्ट किया जाए, एक हो सकता है अपने ही जीन में एडिटिंग की जाए। तो आपने अगर कहीं भी ऐसा एडिटिंग ऑल्टरेशन कर दिया तो आपने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया किसी चीज को। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों हम करें जीएम, हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्यों करें? सवाल बहुत अच्छा है, जवाब भी हम साथ साथ लेकर चलते हैं। आइए देखते हैं क्यों करें। आपको एक बात तो कंफर्म पता चल चुकी है कि विश्व की आबादी बढ़ती चली जा रही है, लैंड के पार्सल कम होते चले जा रहे हैं, एग्रीकल्चर का विकास और एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट उतनी तेजी से नहीं है जितना कि पॉपुलेशन रेट है, और हमारे पास पेस्ट अटैक, हमारे पास हर्ब्स निकलना, फंगस लग जाना, सारी चीजें लगी रहती हैं, तमाम चीजें लगी रहती हैं। कई बार तो हमारा प्रोडक्ट बन के बैठा है, तैयार है, ले जाने का वेट कर रहा है कि भाई कोई डिलीवरी कर दो, तब तक खराब हो गया रास्ते में ही। तो ये सारी कंडीशंस बनी हुई हैं। मतलब खाना और एग्रीकल्चर हमारे लिए जो इतनी बड़ी चुनौती थी, उसमें वेस्टेज भी है, अटैक्स भी हैं और इतना प्रोडक्शन रेट भी नहीं है। तो लोगों ने ढूंढा एक जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अगर 1990s की बात करें, रिसर्चर्स ने ढूंढा कि हम प्लांट्स के जीनोम को बदल सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक चेंज ला सकते हैं जिससे इंसेक्ट्स उस पर अटैक ना करें, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, वो हर्बिसाइड को टॉलरेंट कर ले। मतलब हम अंदर की जीन को बदल रहे हैं। मैंने पकड़ा कॉटन को, कॉटन की जीन में बदलाव किया, अब ये हो सकता है कि इंसेक्टिसाइड रेजिलियंट बन जाए, रेजिस्टेंट बन जाए, हर्बिसाइड की स्प्रे से रेजिस्टेंट बन जाए। हो सकता है ये जो इंसेक्ट इन पे अटैक करते हैं वो अब इस पे अटैक ही ना करें, ये ऐसा टॉक्सिन छोड़ता हो, बहुत कुछ हो सकता है। मैंने जीन को मॉडिफाई कर दिया है अंदर के। अब हर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम क्रॉप्स भी है जो हर्बिसाइड को टॉलरेंट कर जाते हैं। इम्यून टू सम वीड किलिंग सब्सटेंसेस हेल्पिंग फार्मर्स किल द वीड्स अलोन। तो मैंने देखा कि हर्बिसाइड मैंने जब छिड़का तो मेरे प्लांट भी खराब हो जाते थे। तब मैंने क्या किया, उस प्लांट को लगाया, उसमें जीएम एडिटिंग कर दिया। अब ये हर्बिसाइड से खराब नहीं होता, हर्बिसाइड से ये वीड्स खराब होते हैं जो लगे रहते एक्स्ट्रा। यहां पर हमारे पास क्रिस्पर है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जब से आई तब से जीन एडिटिंग में एक नई भूमिका दिखने लगी। क्रिस्पर क्या है हम आपको बता दें, क्रिस्पर कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा तूफान नहीं है। आराम से आप समझेंगे तो आपके दिमाग में आ भी जाएगा। भाई देखिए, मेरे सेल में, क्रोमोसोम्स में बहुत कुछ हो रहा होता है, और अगर मैं अपने डीएनए को जाके किसी भी चीज को देखूंगा तो मुझे मिलता है कि मेरे डीएनए में एक स्पेसिफिक पैटर्न हो सकता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न हो सकता है मेरे डीएनए में। हो सकता है कि ऐसे कुछ रिपीट बार बार बनते हो सकता है कि कुछ ऐसे रिपीट्स बनते हो, और इन रिपीट्स को पढ़ना, इन रिपीट्स का होना ही क्रिस्पर है। तो जहां पर आप देखिए कि कुछ रिपीट्स आ रहे हैं, वही क्रिस्पर है। अब मैंने पता कर लिया कि भाई देखो, ये जो मेरा रिपीट्स हो रहे हैं, इन्हीं में अगर मैं यहां से लेकर यहां तक को एडिट कर दूंगा, अगर मैं इसको एडिट कर दूंगा,
तो मैं इस पूरे प्लांट के सेटअप को एक नया रूप दे सकता हूं, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकता हूं। हो सकता है कि मैं इसे कोई भी हर्बिसाइड टॉलरेंट बना दूं। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं इसके साथ, मैं इसकी प्रोडक्टिविटी तक बढ़ा सकता हूं। सिर्फ क्या करके मुझे पता चल जाए कि कौन से पार्ट में मेरा इंपैक्ट हो रहा है किसी चीज का, जिसको मैं या तो रिमूव करूं, ऑल्टर करूं या फिर मॉडिफाई कर दूं। और जैसे ही मैंने जीन की एडिटिंग की, मेरे पास एक नया क्रॉप आ जाता है। क्रॉप तो वही है, उसका जीन बदलेगा मतलब पूरा मैकेनिज्म मैंने उसका बदलने की कोशिश की। और क्रिस्पर यही रिपीट की बात करता है, क्रिस्पर इसी रिपीट की बात करता है। क्रिस्पर कैस 9 अगर कहीं लिखा हो तो आप समझ जाइएगा, क्रिस्पर तो ये हो गया रिपीट हम पढ़ रहे। कैस 9 क्या है? कैस 9 एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है। ये क्या करता है? ये मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पर काम करता है। ये मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पर काम करता है। और हमने बोला कि इसको आपको बदलना है, इसको हटाना है, तो मॉलिक्यूलर सीजर कैस 9 गया और इसको जाके काट दिया यहां से। इसको जैसे ही काटेगा, हम कैस 9 के साथ ही किसी और छोटे से डीएनए के सेगमेंट को भेजे रहेंगे, वो जाके यहां पे ऐड कर देगा। तो हमारे पास क्रिस्पर कैस 9 क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी है, जिससे जीन एडिटिंग बहुत आगे जा रही है। अब देखिएगा, मतलब हमने ऐसे करके हमारे यहां जीएम मस्टर्ड बना, जिसमें कि हम आपको बता दें, ये बांग्लादेश की बात है सर। और बांग्लादेश में जीएम मस्टर्ड जब बनकर आता है, देखिए बीटी कॉटन ग्रोन इन इंडिया एंड बीटी ब्रिंजल इन बांग्लादेश, साइंटिस्ट एडेड अ जीन फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस। तो बीटी कॉटन सॉरी भारत में और बीटी ब्रिंजल बांग्लादेश में। यहां पर साइंटिस्ट ने एक जीन ऐड किया है बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजेंसिस से, जो कि मिट्टी से पाया जाता है, एक बैक्टीरिया है, ये प्लांट के जीनोम में डाल दिया। और अब चूंकि प्लांट के जीनोम में डाल दिया, तो ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन, जो कि इंसेक्ट्स को मार देते हैं। तो कॉटन के पास जैसे ही बॉल वॉर्म आया, उसको मार दिया। ब्रिंजल के पास जैसे ही कोई कीड़ा गया, उसको मार दिया। तो भारत में बीटी कॉटन में और बीटी ब्रिंजल बांग्लादेश में कोशिश की गई कि आप यहां पर कुछ एडिटिंग करें। तो हमने सॉइल का बैक्टीरिया निकाला, बैक्टीरिया से उसका जीनोम को पढ़ा, उसका एक जीन निकाला। उस जीन को मैंने मस्टर्ड में डाला, उस जीन को मैंने ब्रिंजल में डाला। अब ब्रिंजल और कॉटन अपने इंसेक्ट से खुद लड़ाई करते हैं। तो अच्छी शुरुआत हो गई। क्यों हम कर रहे हैं? ताकि मेरा कॉटन खराब ना हो, ब्रिंजल खराब ना हो, प्रोडक्ट्स मेरे खराब ना हो। और आपको बता दें, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत, कनाडा, ये 5 टॉप जीएम ग्रोइंग कंट्रीज हैं आज, और अकाउंट करते हैं 90% ऑफ एरिया ऑफ द जीएम कल्टीवेशन इन्हीं 5 देशों में आपको दिखता है। अब आप एक बात समझ रहे होंगे कि सर इतना तो कहानी हो गया है, पर क्या मेरे जो जीएम क्रॉप्स हैं वो इतने पावरफुल हो जा रहे हैं क्या? इसका जवाब देने के लिए समझिएगा सर, मेरे पास दोनों इसके पहलू हैं जीएम क्रॉप्स के। मेरे पास पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है सर कि आपको हो सकता है इंसेक्टिसाइड रेजिलिएंट मिलता हो, टॉलरेंट मिलता हो, प्लांट हो सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, हो सकता है शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, हो सकता है टेस्ट में ऑल्टर हो जाए। ये सारे फायदे मुझे मिलते हैं, ये सारे फायदे मुझे मिलते हैं जो फार्मर्स के लिए बहुत कारगर है। पर अगर मैं निगेटिव ढूंढूं सर यहां पे, तो मुझे अभी तक इसका हेल्थ इंपैक्ट समझने के लिए और समय चाहिए। टू अर्ली टू कमेंट अपॉन द हेल्थ इंपैक्ट्स, बहुत जल्दी हो सकता है। दूसरा, आप जीएम क्रॉप्स में जब इंसेक्टिसाइड टॉलरेंट कुछ बनाते हैं, तो हो सकता है आप अपने पेस्ट्स को, आप अपने वीड्स के, हो सकता है जीनोम में भी अडेप्टेशन के कारण बदलाव कर लें, और ये सब आपका रेजिलिएंट बन जाएंगे। मतलब अब ये लोग भी धीरे धीरे हो सकता है बोलेंगे और छिड़को, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम काम कर सकते हैं, तुम और छिड़क दो। हो सकता है कि आप बार बार ऐसा करने से डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स को कम कर रहे हैं। आप अगर खुद ऑल्टर कर रहे हैं किसी चीज को, तो आप नेचुरल सिलेक्शन के खिलाफ हैं। आप डाइवर्सिटी उस क्रॉप का खत्म कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई नई प्रजाति पैदा हो जाए, कोई नया रेजिलियंस पैदा हो जाए, और ये अब खत्म ही नहीं हो पा रहे, इंसेक्ट पेस्ट खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं, और इसके लिए फिर आपको एडिशनल कॉस्ट लगेगा, तो टॉलरेंस बढ़ जाएगा सर। एक ही चीज को बार बार करेंगे आप, तो उसका टॉलरेंस और भी चीजों में बढ़ सकता है, रेजिलियंस पैदा हो सकता है। अब उसकी भी अलग लड़ाई चल रही है। बहुत बढ़िया टर्म आपने दिया, बायो एक्यूमुलेशन। यस, बहुत बहुत सही वर्ड आपने दिया, बायो एक्यूमुलेशन।
एक ही लेवल पर बार बार एक चीज का इकट्ठा होना, बायो एक्यूमुलेशन, और धीरे धीरे जब ये ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाएगा तो बायो मैग्निफिकेशन बहुत बढ़िया, ये बायो मैग्निफिकेशन भी हो सकता है यहां पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि जीएम क्रॉप्स मेरे लिए अच्छे भी हैं, मेरे लिए थोड़ा चिंताजनक भी है, पर भारत की सरकार अभी किसी एडिबल फूड में इसको अलाउ नहीं कर रही है। ये बस बीटी कॉटन तक सीमित है क्योंकि उसको खाया नहीं जाता, बाकी किसी भी खाने पीने की चीज में ये अलाउड नहीं है। तो कहानी है जीएम क्रॉप्स की, और हम इसको इसलिए लेकर आए क्योंकि हमें अपने प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना था, उसको बढ़ाना था। दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। आइए देखते हैं अगला, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फर्म अप रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप। अच्छा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बातें तो सर बड़ी अच्छी चल रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध, एक जमाना था, आज से अगर आप 5-6 साल 7 साल पहले देखेंगे तो जमाना था कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्केप्टिक होता था हमारे लिए। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। 2022, 23, 24 अगर आप देखें, बहुत अच्छे रिलेशनशिप निकले। हमने इकोनॉमिक डील तक साइन की है, बहुत बड़ी। कुछ चीजें हम आपको बता दें। इंडियन ऑस्ट्रेलिया सील्ड एन एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप एंड सेट देयर आइज ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अब क्या है ये, धीरे धीरे रिवील होगा। ये तो बस आते जाते जैसे G20 में गए हुए हैं, तो वहां ऑस्ट्रेलिया के भी आए हुए थे, तो मुलाकात हो गई। तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप हम कर रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम एकता को आगे लेकर जाएं। एकता क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2022 में साइन हुआ था। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसको बढ़ाकर हम चाहते हैं कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। एकता का अगला स्टेप यही आने वाला है। हमारा जो म्यूचुअल ट्रेड है वो इंक्रीज कर चुका है 40% इन द लास्ट 2 ईयर। ट्रेड की अगर आप बात कर रहे हैं तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में लगभग $27.5 बिलियन ट्रेड था 2021 में। बढ़कर ये 2024 का जितना भी हमारे पास आंकड़ा है, ये बढ़कर हो गया $32 बिलियन। और इसकी जो कैपेसिटी है कहां तक जाएगा, इट कैन गो अप टू $50 बिलियन इन 5 ईयर्स। $50 बिलियन तक ये जा सकता है। तो अच्छी बात है। और हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पार्टनरशिप अब करते हैं डेवलप्ड कंट्री से। देखिए, आप रिन्यूएबल एनर्जी की पार्टनरशिप डेवलप्ड कंट्री से ही कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, एक्सपर्टीज है। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे से रिन्यूएबल एनर्जी को यूज भी कर रहा है। कनाडा है, नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, ये सब बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो आप इनसे जब बात करते हैं तब आप डेवलप्ड कंट्री से बात कर रहे हैं, और आप रिन्यूएबल एनर्जी का चाहते हैं कि मैं पार्टनरशिप करूं। उनकी टेक्नोलॉजी हमारे यहां है, हम उनसे फंड लें, एड लें, लोन लें, और हम अपने अभी रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाएं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप करने का विद ऑस्ट्रेलिया। दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब इसका क्या है पूरा डिटेल, ये अखबार में नहीं था, पर धीरे धीरे आएगा, हम आपको दिखाएंगे। Telcos can claim Senvat credit for towers, shelters, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसी में लेकर चलते हैं आपको। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर ये सेनवैट क्या है। हम आपको बता दें, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को सेनवैट बोलते हैं। सेनवैट आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पहले जो नाम हुआ करता था वो मॉड वैट हुआ करता था, मॉड वैट। हालांकि आपको बता दें, एकदम क्लियर रखिएगा दिमाग में, कि जीएसटी के आ जाने के बाद, जीएसटी एरा के आ जाने के बाद, ये सब पहले का था, ये प्री जीएसटी एरा है। पोस्ट जीएसटी एरा में हम आपको बता दें, इन सबको सब्ज्यूम कर लिया गया है, और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ही हमारे पास होता है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को भी इसमें डाल दिया गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को भी इसमें डाल दिया गया। ठीक है, चलेगा। अब आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को जीएसटी में डाल दिया है, और आप टैक्स उसके हिसाब से कैलकुलेट करके लेते हैं। अब यहां पे टर्म है सेनवैट का क्रेडिट, मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कोई पे कर रहा है, क्या उसका क्रेडिट मिलता है? अब ये समझते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक डेफिनेशन में। पहले, सेनवैट क्रेडिट है क्या? सेनवैट क्रेडिट, जैसे आप जीएसटी अगर आप जमा करते हैं तो आप जीएसटी का क्रेडिट भी ले सकते हैं, इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस चला रखा है, उस बिजनेस से आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। चूंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जीएसटी का भी कुछ पेमेंट होता होगा, आप जीएसटी का पेमेंट भी करते हैं। इस बिजनेस के लिए अब आपने 10 एसी खरीदी,
10 एसी खरीदी तो आपका पैसा लगा, आपने इसके ऊपर भी जीएसटी दे रखा है। जो आपने इसके ऊपर जीएसटी दे रखा है, अब ये आपका क्रेडिट है कि मैंने 10 लाख रुपए की एसी खरीदी है और मुझे इस 10 लाख के ऊपर जो भी आपका जीएसटी लगेगा वो मैं उसके हिसाब से आपका क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं कि जब मैं जीएसटी भरूंगा अपने बिजनेस का तो मैं दिखाऊंगा कि इतना जीएसटी तो मैं ऑलरेडी दे रखा हूं, उसका क्लेम मुझे वापस दो, क्रेडिट मुझे वापस दो। तो वो क्रेडिट आपको वापस मिलता है। सेनवाट क्रेडिट भी लगभग ऐसी है। सेनवाट क्रेडिट क्या है? ये भी सेट ऑफ है। सेट ऑफ का मतलब एक के बदले एक। ये सेट ऑफ अवेलेबल है टू मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इफ दे यूटिलाइज सम स्पेसिफिक इनपुट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर प्रोडक्ट, मतलब अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज अगर ये यूज कर रहे हैं, उस पे जो टैक्स इन्होंने दिया है उसका ये क्लेम कर सकते हैं। अ मैन्युफैक्चरर कैन क्लेम सेनवैट क्रेडिट ऑन द फॉलोइंग केसेस। अगर एक्साइज ड्यूटी फाइनल प्रोडक्ट पे है, फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स आप कम क्लेम कर सकते हैं। फॉर प्रोवाइडर्स ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आप उस पे भी अपना क्लेम कर सकते हैं। मतलब सर्विस के भी आप कर सकते हैं। आप किसी भी एक्साइज ड्यूटी अगर आपने भरी है तो आप उस पर कर सकते हो। एक्साइज ड्यूटी आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है। अब सवाल ये उठ रहा था सर, हम आपको बताएं कि एक हाईकोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें कि जो टेलीकॉम कंपनीज आप देखते हैं बड़े बड़े टावर्स लगाती हैं, वहां पे घर बनाती हैं, शेल्टर बनाती हैं, जनरेटर खरीदती हैं, वो सब जो करती हैं, उन्होंने बोला सर हम ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें यहां पर सेनवैट का क्रेडिट मिलना चाहिए, हमें कुछ क्रेडिट वापस दो। हाई कोर्ट का जजमेंट था कि नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता। पर अब सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है कल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो दे आर अलाउड टू क्लेम सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स एंड पेरिफेरल्स लाइक प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स फॉर विच दे पे एक्साइज ड्यूटीज। तो टेलीकॉम कंपनीज जिसके लिए एक्साइज ड्यूटी पे कर रही हैं, एक्साइज ड्यूटी आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए पे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए, तो एक्साइज अगर आप पे कर रहे हैं अपने टावर्स के लिए, मान लीजिए जियो ने अपने टावर लगाए तो जियो ने एक्साइज ड्यूटी दिया होगा, टावर और के लिए सबके लिए टावर परचेज किया होगा, एक्साइज ड्यूटी दिया होगा, शेल्टर बनाएगा, रूम बनाएगा, सब कुछ बनाएगा तो एक्साइज ड्यूटी दे रहा होगा। अब इस एक्साइज ड्यूटी को ये क्लेम कर सकते हैं और ये एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी जीएसटी का पार्ट बन चुकी है। मतलब आप इसको ब्रॉड में जीएसटी समझ लीजिए कि जियो ने जीएसटी दिया होगा टावर के लिए, जीएसटी दिया होगा किसी और चीज के लिए जो कि ये टावर के फॉर्म में लगाना चाहती है। अब इससे तो ऑलरेडी जीएसटी दे रखा है, करोड़ों रुपए के टावर्स लगे होंगे, अब इन करोड़ रुपए पे जीएसटी भी इसने दिया है, तो क्या ये जीएसटी क्लेम कर सकता है अपने कंपनी के रिटर्न के फाइलिंग में? जी हां, कर सकता है। अब कंपनी की जब रिटर्न फाइलिंग करेगा तो अंबानी साहब दिखाएंगे सर हमने तो टावर खरीदा था, उसका एक्साइज ड्यूटी है, वो मतलब आपका जीएसटी हो गया, उसको मुझे क्लेम करना है। ये क्लेम कर सकते हैं। तो मोबाइल टावर्स एंड प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स और शेल्टर्स वो डेफिनेशन में आते हैं कैपिटल गुड्स के। तो अगर आप कोई कैपिटल गुड्स लेते हैं या इनपुट लेते हैं, सेनवैट रूल्स 2004 के तहत ये प्रोवाइडेड है कि कैपिटल गुड अगर आप लेंगे तो आपका वो पूरा का पूरा एक्साइज ड्यूटी हम लोग कोशिश करेंगे बैलेंस करने का व्हेन यू फाइल योर जीएसटी। तो कहानी ये है सर, मतलब आप अगर इसको ऐसा समझें कि जियो है, जियो ने टावर्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा एनी कैपिटल गुड्स, एनी कैपिटल गुड्स इसने परचेज किया है वाई से, इसने परचेज किया, किसी को ऑर्डर दिया होगा, तो जियो ने इसको पैसा दिया होगा प्लस जीएसटी दिया होगा। अब ये जीएसटी जो दिया होगा इसको ये क्रेडिट में क्लेम करना चाहता है, तो जियो अलग से भी अपना जीएसटी हर मंथ का फाइल करेगा, मंथली फाइलिंग करेगा जीएसटी का, हर कंपनी करती है जीएसटी फाइलिंग। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने जीएसटी फाइलिंग की और आप दिखा रहे थे कि देखो सर मेरा खर्चा मैंने जीएसटी ऑलरेडी इतना दिया था, अभी तक इसका इनपुट आपको नहीं मिल पा रहा था, तो मान लीजिए अगर आपको 100 करोड़ रुपए जीएसटी देना है, 100 करोड़ रुपए आपको जीएसटी देना है मान लीजिए, और यहां पे आपने ऑलरेडी जीएसटी दे रखा है मान लीजिए 2 करोड़ रुपए मान लीजिए, तो जब आप अपना जीएसटी फाइल करेंगे तो आप 100 करोड़ की जगह क्या करेंगे, आप बताएंगे कि मुझे इनपुट क्रेडिट भी है मेरे पास। इनपुट क्रेडिट क्या हो गया आपके पास? 2 करोड़। बोला 2 करोड़ मैंने पहले ही दे चुका है, फिर से क्यों दूं?
मैं तो 2 करोड़ पहले ही जीएसटी भर चुका, फिर से क्यों दूं? तो 2 करोड़ इसमें से घटा दीजिए, अब मुझे 98 करोड़ का देना है जीएसटी, मुझे 98 करोड़ का देना है जीएसटी। तो अब आप सेनवैट क्रेडिट ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूल सेनवैट क्रेडिट ले सकते हैं। हालांकि इसको सेनवैट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पुराना लॉ चलता हुआ आ रहा है। आज हमारा सेनवैट जीएसटी में बदल चुका है, तो आप इसको इनपुट क्रेडिट बोलकर याद रखिए, अपने आप को टेक्निकल परेशानी में मत डालिए, आप इसको इनपुट क्रेडिट बोलिए कि कैपिटल गुड में इसको खर्चा किया गया था, ये इनपुट क्रेडिट है मेरे लिए, ये इनपुट क्रेडिट है मेरे लिए, जिसको मैं क्लेम करूंगा अपने 100 करोड़ का जब मैं फाइल करूंगा तो उसको मैं यहां पे क्लेम करूंगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? क्या ये बात सबको समझ में आती है? आती ही होगी, आ रही होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? एक बार इसको देख लीजिए, फिर फोटो ले लीजिए, ताकि अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप बाद में इसको समझ सकें। चलें आगे, आइए। छोटा सा आइडिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि चीजें अब धीरे धीरे बदल चुकी हैं। सेनवैट 2004 के आसपास आया और सेनवैट की कलेक्टिंग अथॉरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट। आज तो ये सब आपका जीएसटी में बदल चुका है ना, ये सब जीएसटी में बदल चुका है। तो आप जब क्रेडिट लेते थे तो उसका पहले वैट क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट अलग अलग होता था। अब ये सब आपका जीएसटी इनपुट क्रेडिट के तहत आता है, ये सब अब जीएसटी इनपुट क्रेडिट के तहत आता है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्लैनेटरी क्राइसिस पुट्स चिल्ड्रन एट रिस्क। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है सर, नाम आपको याद रखना है, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दी है। वल्नरेबल सेक्शन का हमारा थीम है, और बच्चे जो बहुत छोटे नवजात शिशु, वल्नरेबल सेक्शन, आइए देखते हैं। The world is facing an unprecedented planetary crisis with nearly half the world's children, that is around 1 billion, living in countries that face high risk of climate and environmental hazards. It is given by a report which is by UNICEF, State of the World's Children 2024. तो अब आपको क्या याद रखना है, यहां पर आपके लिए पीटी अलर्ट है पहले तो, कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट कौन दिया है? यूनिसेफ दिया है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट कौन दिया है? यूनिसेफ दिया है। इस रिपोर्ट ने एग्जामिन किया है 3 लॉन्ग टर्म ग्लोबल फोर्सेस को, डेमोग्राफिक शिफ्ट, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। डेमोग्राफिक चेंज, एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंज, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, इन तीनों के ही कारण जो भी चिल्ड्रन या बच्चे रह रहे हैं, सब आज नहीं तो कल परेशान हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म में परेशान होंगे। 2050 तक इसका मानना है कि ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड है टू स्टेबलाइज एट अराउंड 2.3 बिलियन। आज लगभग 1.9 टू 2 बिलियन है, 2050 तक 2.3 बिलियन के आसपास वर्ल्ड का चाइल्ड पॉपुलेशन जो है 2.3 बिलियन तक स्टेबलाइज कर जाएगा। पर पॉइंट यह है कि ये 3 चीज से ग्रसित हैं, आज का क्लाइमेट चेंज और जिसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। The State of World Children's Report is by UNICEF, and it has done a study based upon 3 things. ये इनको साफ बता रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि डेमोग्राफी शिफ्ट हो रही है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं, और कुछ ऐसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हो सकता है आपका एआई तक हो। ये सब जिम्मेदार है कुछ चीजों के लिए, जिसके कारण जो हमारा चिल्ड्रन का फर्टालिटी है, मोर्टालिटी है, वो बढ़ रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। साथ ही में अगर आप देखें तो देयर एक्चुअली न्यूट्रिशनल एंड बॉडीली ग्रोथ सफर कर रही है, बॉडीली ग्रोथ सफर कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स, डेमोग्राफी, एनवायरमेंटल चेंज एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। और डेमोग्राफी चेंज तो इसलिए है सर, अगर आपको दिखाएं कि द पीपल एक्चुअली आर एजिंग, लेस किड्स कमिंग अप, धीरे बच्चे कम हो रहे, धीरे धीरे स्टेबलाइज कर जाएगा 2050 तक। आप सोचिए 2050 तक चाइल्ड का पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज कर जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा। तो आपके वर्ल्ड में बच्चे कम आ रहे हैं, एजिंग ज्यादा हो जाएगी, अलग चैलेंज है वो।
कौन ध्यान रखे, कैसे ध्यान रखे, क्या होगा, बच्चे ही नहीं होंगे, व्हाट वुड बी हैपनिंग दैट लेस किड्स। कनाडा, नीदरलैंड्स, जापान, साउथ कोरिया, इटली, सब तो परेशान चल ही रहा है। विश्व में ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन वो भी कम हो जाए। तो ये कहानी है सर, दिस इज कहानी। तो याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट आपका यूनिसेफ ने दिया है और 3 चैलेंजेस की बात कर रहा है। डेमोग्राफी, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज का भी चैलेंज है, जहां पे बच्चे ग्रसित हो रहे हैं कुछ चीजों से टेक्नोलॉजी के कारण। प्राइम मिनिस्टर proposes 7 key pillars to strengthen ties between India, CARICOM। अच्छा, इसको हम डिप्लोमेसी में भी लिख सकते हैं। भारत का एक डिप्लोमेटिक सेटअप बन रहा है और डिप्लोमेटिक सेटअप में अगर आप देखें तो हम कैरिकॉम मतलब कैरिबियन कम्युनिटी की तरफ एक झुकाव दिखा रहे हैं। ये झुकाव पहली बार नहीं, पर बहुत समय बाद है। आपको बता दें, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो कि गुयाना में बुधवार को कल अराइव किए हैं, द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन हेड ऑफ द स्टेट इन मोर देन 50 years। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं कि गुयाना या ऐसे उधर के किसी देश में हमारा कोई भी लीडर गया हो। Made the remarks as he joined leaders from the Caribbean partners countries for the second India CARICOM summit here। तो हमारा सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट हुआ है। He said that we must promote 5 T's, 5 T। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब भी ऐसी मीटिंग होगी 5 T, 3Z, 15X ये सब मिलता रहता है। 5 T's क्या है? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, टैलेंट, ट्रेडिशन। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, टैलेंट एंड ट्रेडिशन। जो कैरिकॉम हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है वो पहले भी मिल चुके हैं 2019 में, जब कैरिकॉम का समिट पहली बार 2019 में हुआ। एक्चुअली कैरिकॉम में नहीं मिले थे, ये यूएनजीए का समिट हो रहा था। 74th सेशन ऑफ यूएनजीए वाज गोइंग ऑन। यहां पे डिस्कस किए थे कोऑपरेशन, 150 मिलियन का हमसे क्रेडिट भी लिए थे और तब से कैरिकॉम और हमारे बीच में एक रिश्ता तैयार हो गया। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने और भी एक चीज दी है, 7 पिलर्स। देखिए, पंचामृत हम ही ने पिलाया है, हम 7 पिलर्स भी दे रहे हैं। वो 7 पिलर्स क्या है? कैरिकॉम, कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्रिकेट एंड कल्चर, ओशन इकोनॉमी, मेडिसिन। हो गया। अब आप मतलब देखिए, अपनी चीजों को मुश्किल करना है तो याद कर लीजिए, नहीं मुश्किल करना है तो आप सिंपल याद रखिए कि हम किसकी बात कर रहे होंगे। भाई, कैरिकॉम कल्चर की भी बात हो रही होगी, कैरिकॉम क्रिकेट की भी बात हो रही होगी, एग्रीकल्चर की बात हम हर जगह करेंगे, फूड सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, मेडिसिन है, आप फार्मास्यूटिकल के बादशाह हैं, तो अपने को रटने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर भारत किसी भी कंट्री से कुछ बात करेगा, एग्रीमेंट करेगा या कुछ ऑफर करेगा तो यही बोलेगा ना कि मेरा फार्मास्यूटिकल अच्छा है तो तुम मेडिसिन का बात करो, क्रिकेट में हम सबसे बेहतरीन है, तू हमसे बात करो। तुम्हारे यहाँ भी लोग हैं बहुत। आप बात करो रिन्यूएबल एनर्जी का, एग्रीकल्चर का, फूड सिक्योरिटी का। अगर आप ये लिख कर आते हैं तो किसी का मजाल थोड़ी ना कि वो काट देगा। अब सोचिए, मैं अगर लिख कर आ रहा हूं क्रिकेट की बात तो क्या कोई काट थोड़ी ना सकता है, क्योंकि वो होगा ही होगा। स्पोर्ट्स वहां और स्पोर्ट्स यहां जुड़ सकता है, बहुत अच्छे से जुड़ा भी हुआ है। तो कोशिश करिएगा कि इसको रटने का जाए, बोलिए 7 पिलर्स हैं। क्या 7 पिलर्स हैं? मैं एक पिलर भूल भी गया, कोई बात नहीं। कैपेसिटी बिल्डिंग तो मैं ऐसे भी याद रखूंगा। एग्रीकल्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, क्रिकेट, कॉमर्स, सब हो गया। फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन, हेल्थ सेक्टर हो गया। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैरिकॉम से हम और दुरुस्त अपने रिश्तों को करें। हम उनको थोड़ा पैसा भी देंगे और हम उम्मीद भी करते हैं कि वहां पे मेरा मार्केट बने। तो जब वहां मार्केट बनेगा तो अब आपका डायस्पोरा भी है वहां पे, आपकी मदद करेगा और आपका मार्केट बनेगा तो आपके प्रोडक्ट्स वहां पे भी जाएंगे। तो कैरिकॉम में आपका स्वागत बहुत अच्छे से भी किया गया है और कैरिबियन कम्युनिटी आपकी तरफ देखती भी है। दैट्स अ गुड थिंग। हम लोग कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाने का। थोड़ा लेट हो गया पर ठीक है, वी हैव स्टार्टेड दिस, डूइंग ग्रेट। चलिए, दैट वाज ऑल अबाउट दिस। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज पीएम विद्या लक्ष्मी डिफर फ्रॉम अदर स्कीम? अच्छा, एजुकेशन की बात है सर, एजुकेशन की बात है। कैसे पीएम विद्या लक्ष्मी डिफर करती है बाकी स्कीम से? कैसे पीएम विद्या लक्ष्मी डिफर करती है बाकी स्कीम से?
पहले हम आपको विद्यालक्ष्मी के बारे में बताते हैं। ये एक एक्चुअली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में एक फर्क है। सेंट्रल सेक्टर schemes are totally funded by central government. Centrally sponsored schemes are sponsored by the center, plus they will also have a sharing with the state. आपका स्टेट भी कुछ पैसा देगा वहां। विद्या लक्ष्मी नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पीएम विद्या लक्ष्मी। ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए है किनको? मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स विल नाउ बी एलिजिबल टू गेट कोलैटरल फ्री, guarantor free loans from banks and financial institutions to cover the full amount of tuition fee and other expenses related to the course. कोशिश कर रहे हैं लोग। गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टूडेंट्स हु हैव गेन्ड एडमिशन इन 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो कि NIRF द्वारा प्रमाणित है, रैंक्ड है, दे आर एलिजिबल फॉर द लोन्स। मतलब सब लोग एलिजिबल नहीं है। कौन एलिजिबल है? वही लोग जो कि NIRF जिनको रैंक कर रहा है उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? स्टूडेंट्स का एनुअल फैमिली इनकम ऑफ अप टू 8 लाख होना चाहिए। दे मस्ट नॉट बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर एनी अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उनके लिए 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा फॉर लोन्स अप टू 10 लाख। इट विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। Interest subvention support will be given to 1 lakh students every year. प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर रहे हैं या करेंगे। Who have opted government institutions, who have opted for technical or professional courses from the government institution, उन लोग की मदद की जाए। मतलब सरकार अपने ही सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए सरकारी लोन देगी, ऐसा मान लीजिए। पीएम विद्या लक्ष्मी बाकी स्कीम से अलग कैसे है, आइए देखते हैं। इसका मोड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ लोन, एलिजिबिलिटी, इनकम कैप, अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिसबर्स, ये सब अलग है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर लोन्स थ्रू द विद्यालक्ष्मी पोर्टल, जिसने लोन एप्लीकेशन को सिंपल बना दिया एंड हैज लिंक्स टू ऑल मेजर पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट बैंक्स। इट आल्सो फैसिलिटेट्स द ट्रैकिंग ऑफ द लोन स्टेटस। लोन स्टेटस आपका कहां तक चल रहा है वो भी देखेंगे। प्रीवियस स्कीम्स ऑफर्ड बेनिफिट्स टू ओनली लो इनकम ग्रुप्स, बट यहां पर विद्यालक्ष्मी स्कीम ने क्या बोला है? मिडिल इनकम फैमिलीज को भी लेना है जिनकी इनकम 8 लाख रुपए तक है। अर्लियर स्कीम्स, एलिजिबल इंस्टीट्यूशन जो हुआ करते थे, दे नीड टू बी एक्रेडिटेड विद द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC एंड द नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन NBA। 820 यूनिवर्सिटीज NAAC की थी और 15,000 कॉलेजेस अलॉन्ग विद 3,003 NBA के थे। टोटल 20,000 इंस्टीट्यूशंस थे। परंतु विद्या लक्ष्मी में ओनली एंड ओनली दोज इंस्टीट्यूशंस विद NIRF रैंक्स, वही इंस्टीट्यूशन जिनका NIRF रैंक है वही एलिजिबल है। इसका मतलब है कि स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रैंक्ड विद इन द टॉप 100 इन NIRF रैंकिंग्स। जो टॉप 100 में आएंगे उन्हीं के लिए अलाउड है इन द ओवरऑल लिस्ट एज वेल एज ऑल इंस्टीट्यूशंस इन द कैटेगरी स्पेसिफिक एंड डोमेन स्पेसिफिक लिस्ट। तो मतलब NIRF रैंकिंग वाली ही बस यहां पर एलिजिबल है। बाकी सारी स्कीम्स इसके पहले जो थी उसमें आपके जो एक्रेडिटेशन काउंसिल है या नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है उनसे द्वारा जो असेस्ड हैं वो आपकी सारी होती। तो 20,000 पहले के इंस्टीट्यूशन थे कंपेयर टू अब बस 100 हैं, अब बस 100 हैं। तो ये कहानी थी सर, एक कंपैरिजन था कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम कैसे अलग है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो पूरा पैसा आपका सेंटर ही देने वाला है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। ऐसा मान लीजिए कि 3% तक आपको जो भी आप लोन लेंगे उसका 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। जो भी होगा इंटरेस्ट उसका 3% कम हो जाएगा। ये है पीएम विद्या लक्ष्मी। 8 लाख तक के इनकम के लिए है। और बड़ी बात यह है कि ये सारे कॉलेजेस स्कूल्स के लिए नहीं है। ये सिर्फ NIRF रैंक जिनकी आती है उन्हीं के लिए है। और प्रीफर किया जाएगा उन बच्चों को जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस जो चुनते हैं उन्हीं को प्रीफर किया जाएगा। ठीक है। हाँ, मोरेटोरियम का मतलब वही है कि आपका जो समय रहता है ना कि आप कॉलेज के बाद पैसा देते हैं, ये उसके लिए होता है। तो तब तक आपका मोरेटोरियम होता है। आप बस लोन ले लीजिए, कॉलेज खत्म होने के बाद आप देंगे पैसा, वो मोरेटोरियम होता है। ओके। द लॉन्ग फाइट फॉर एक्सेसिबिलिटी डिग्निटी इन द इंडियन प्रिजन्स। अच्छा, ये हम लोगों ने बहुत बार किया है पर हम फिर से करेंगे।
मेरे गवर्नेंस की थीम में एक बहुत हाईलाइटेड थीम है और इस बार के संभावित प्रश्नों में से एक हो सकता है प्रिजन रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, गौर से सुनिएगा सर। प्रिजन रिफॉर्म्स, पहले सवाल यह है कि क्यों करूं मैं प्रिजन रिफॉर्म? क्या गड़बड़ हो गई मेरे प्रिजन्स में? मैं ऐसे ही चला लूंगा। चला लो, फिर दिक्कत है तभी तो बोल रहे हैं आपको। पहले दिक्कत समझते हैं। आखिर प्रिजन रिफॉर्म्स की आवाज उठ क्यों रही है? वाई प्रिजन रिफॉर्म्स, वाई? सवाल बड़ा है, उसका जवाब यह है, नंबर वन, ओवर कैपेसिटी। आप अपने ऑलरेडी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क कर रहे हैं। 137% इज द यूटिलाइजेशन कैपेसिटी, मतलब अगर आपके पास 100 ही का स्ट्रेंथ था, 37 लोग एक्स्ट्रा आप रखे हुए हैं। दूसरा, आपके वहां पर नो फैसिलिटीज और पुअर फैसिलिटीज फॉर विमेन। थर्ड, 70% plus are under trials. Fourth, cells and other amenities poor. 5, violence, abuse, etc. No special arrangement for differently abled. हाँ, स्पेशल अरेंजमेंट उनके लिए अलग होता है जो बड़ी हस्ती जाती है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये चीज हम लोग बहुत सुनते आ रहे हैं। बट देयर इज नो स्पेशल अरेंजमेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड। और ये खास करके रिपोर्ट इस बात पे भी है कि एक आप सुने होंगे, देयर वाज अ प्रोफेसर हु वाज अंडर अरेस्ट। ही वाज साईं बाबा और साईं, और वो उनको रिहा भी किया गया बहुत समय के बाद। ही वाज एक्चुअली, ही कुड नॉट वॉक, ही वाज ऑन व्हील चेयर, वो व्हील चेयर पे चलते थे, और वो जब रिहा हुए तो कुछ ही दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप डिफरेंटली एबल्ड के लिए कोई एम्यूनिटीज ही नहीं है आपके पास, ना आप व्हीलचेयर फ्रेंडली हो, व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं हो आप। कुछ एनजीओ अंदर जाके चेक किए, बोले कि यहां तो रहा ही नहीं जा सकता, डिग्निटी लूज करके व्यक्ति यहां रह रहा है, ऐसे प्रिजन्स का हालत बना हुआ है। तो इन सबके मद्देनजर एक बात तो तय है कि भाई प्रिजन रिफॉर्म चाहिए। अच्छा, प्रिजन रूल कौन कर रहा है? प्रिजन स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट ही बदल सकता है। अब सारे स्टेट अपना बदले तो बात भी हो, प्रिजन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो स्टेट कुछ करेगा तभी बदलेगा। सेंटर ज्यादा से ज्यादा मॉडल लॉ दे सकता है, और सेंटर ने मॉडल लॉ में लिखा है कि भाई डिग्निटी को मत कॉम्प्रोमाइज करो, डिग्निटी इज मस्ट। पर ये नहीं मान रहे। अब कहानी हम आइए आपको दिखाते हैं कुछ बड़ी। सर, आपको याद होगा एक मूवी आई थी गंगा जल। गंगा जल मूवी में आप देखे होंगे कि आंखों में एसिड डाल दिया जा रहा था, कानों में एसिड डाल दिया जा रहा था। वो मूवी सही थी, वो सही घटनाओं पर आधारित थी। ये काम भागलपुर में हुआ था। आपको ले चले अगर हम, तो आपको बता दें कि भागलपुर बिल्डिंग्स का अगर 1979-80 की आप बात करेंगे तो भागलपुर में एक ऐसा समय आ चुका था कि गंगा जल का इस्तेमाल किया जाने लगा, और गंगा जल मतलब एसिड होता था। अब सोचिएगा, प्रिजन के अंदर आंखों में गंगा जल डाल दे रहे हैं, एसिड डाल दे रहे हैं, क्या हालत चल रही है आप सोचिए। तो जस्टिस मुल्ला कमेटी एक आती है, 1980s में एक मुल्ला कमेटी बनाई गई थी, और मुल्ला कमेटी ने बोला कि देखो ऐसा है, प्रिजन रिफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, और हमें बहुत सारे मेजर लेने पड़ेंगे ताकि हम प्रिजन प्रिजन कंडीशंस और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव कर सकें। रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एक लैंडमार्क केस था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट टू एड्रेस की इश्यू सच एज ओवरक्राउडिंग, ट्रायल डिलेस, टॉर्चर एंड नेग्लेक्ट इन प्रिजन्स, प्लस द कास्ट बेस्ड सेल्स, कास्ट बेस्ड वर्क और डिस्क्रिमिनेशन दैट इज गोइंग ऑन इन जेल्स, उसको भी बंद करो। भारत के प्रिजन में लगभग आज 5,73,000 लोग पड़े हैं, और ये बहुत ज्यादा है 4,36,000 से। इन उपेंद्र बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1983, कोर्ट ने ये बोला, द प्रिजनर्स हैव द राइट टू लिव इन ह्यूमन कंडीशंस विद डिग्निटी। उपेंद्र बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखिए, हम आपको ये नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप इसको मेंस में यूज करेंगे। पीटी में भले ही ना आए, पर मेंस में इसको यूज करिए। उपेंद्र बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
और साफ बोला गया है कि भाई प्रिजनर्स का राइट टू लाइफ है इन ह्यूमन कंडीशंस विद डिग्निटी। और अभी एक और व्यक्ति हैं जो कि पार्किंसन डिजीज से ग्रसित हैं। अब आप सोचिए, डिसेबल्ड फ्रेंडली आप हैं ही नहीं, वो व्यक्ति का हाथ नहीं उठता है और आप बोले खिचड़ी खाओ, कैसे खाएगा कोई? हाथ ही नहीं उठ रहा है, बोला पानी पियो, लो जूस ला रहे हैं तुम्हारे लिए, जूस पियो, स्ट्रॉ ही नहीं दे रहे हो आप, कैसे पिएगा? आपको डिग्निटी तो देखना पड़ेगा। उसका अभी तो चार्ज सेट भी नहीं हुआ है सर, और मान लीजिए कोई कन्विक्टेड है तो लॉ ने सजा दे तो दी उसको, जेल में बंद तो कर दिया। ये थोड़ी ना बोला था कि उसको खाना पानी, तुम हाथ ही नहीं उठ रहा तो तुम खाना मत दो। अगर रूल बाय लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, तो आपको ये सब समझना पड़ेगा। प्रिजन का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप, वो तो ऑलरेडी प्रिजन्ड है, पर आपका भी दायित्व है कि यू मस्ट बी ट्राइंग टू हैव दैट ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी थिंग्स गोइंग ऑन देयर। और ये बहुत ज्यादा परेशान करता है। विमेन के लिए सोचे अलग सेल ही नहीं है, बहुत मिनिमम सेल्स हैं विमेन के लिए, और एक ही जेल में, एक ही सेल में सब पड़े रहते हैं। आप सोचिए क्या हालत होगी। उसमें एक हार्डकोर क्रिमिनल हुआ तो जब ये निकलेंगे तो हार्डकोर क्रिमिनल बन के निकलेंगे। नेल्सन मंडेला का रूल है 2015 का, ये इंटरनेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं। इट रिक्वायर्स द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक रीजनेबल एकोमोडेशन एंड एडजस्टमेंट फॉर प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज। नेल्सन मंडेला के 2015 के रूल में भी ये साफ दिखता है, बोलता है कि भैया रीजनेबल अकोमोडेशन बनाओ, वो डिफरेंटली एबल्ड है, उसके लिए मुझे अलग से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हमारे पास यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, व्हिच प्रोहिबिट्स टॉर्चर, क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। बोला हमारे पास तो कन्वेंशन है यार, राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज का, जिसमें आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि डिसेबल्ड है, आप क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं करोगे। हमारे पास ये राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट भी आया 2016 का, जिसमें बात को दोहराया भी गया। और आपको बता दें, फिर भी स्टेट्स हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट द पीपल हु हैव डिसेबिलिटीज फ्रॉम अब्यूज, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन एक्सेट्रा। खाना ही नहीं मिल पा रहा है सर, और तो क्या ही बोले आपको। तो अब समय आ चुका है कि प्रिजन रिफॉर्म्स मस्ट बी टेकिंग प्लेस ऑन अ प्रायोरिटी नीड, प्रायोरिटी बेसिस, क्योंकि आपका जेल का कैपेसिटी तो कम है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता के तहत बहुत कुछ हो रहा है। जजेस ने ये तक बोला था कि भाई ये रूल है, बेल दो, जेल मत करो, ये तक किया हुआ है। पर इसके बावजूद भी लोग हैं, देयर आर 70% प्लस पीपल हु आर अंडर ट्रायल्स, और प्रिजन में ही है। तो ये कहानी पूरी याद रखिएगा। मुल्ला कमेटी आपको याद रखनी है, ये कन्वेंशन याद रखना है, नेल्सन मंडेला रूल्स याद रखने हैं, आपको याद रखना है ये रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, आपको याद रखना उपेंद्र बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1983, जहां पे डिग्निटी, ओवरक्राउडिंग, इन सब की बात की गई है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और ये मेंस का क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। हैज द टाइम कम फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स? यस, इट हैज कम। Already it was there. We are already delaying the things. The time has already come. Few years back. चलिए, but why state is not taking step for reforms? अरे इतना ही जील होता तो आज भारत बड़े अलग कोर्स पे होता। इतना ही पॉलिटिकल जील आ जाए तो कहां समय है सर स्टेट के पास। झांसी के हॉस्पिटल में तो सिलेंडर नहीं रख पा रहे हम, और आप बच्चे जहां पैदा हो रहे हैं वहां की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, आप जेल में क्या व्यवस्था कर, कैसी बात कर, क्या बात करें। हमारे पास और जरूरत भरे काम है सर, ये सब काम कहां। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है, शायद ये आखिरी टॉपिक भी था। हाँ, तो आपको हम बता दें कुछ चीजों को, पहले सुन लीजिए। आप में से जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जियो ऑप्शनल में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में, हमारे कोर्स का नाम है जियो म्यूजिंग्स। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ जियो म्यूजिंग्स में। और हम आपको बता दें, जियो म्यूजिंग्स आपका पेपर 2 चल रहा है। यहाँ पर नंबर इसमें आता है 160 के ऊपर जा सकता है, अगर आप बेहतरीन तरीके से लिख सके तो। आर्टिकुलेशन बेहतर चाहिए, पेपर 2 में नंबर आता है, जुड़ जाइए और आपका अच्छा ही होगा।
आप ऐसे का कोर्स लेके आओगे या रिकॉर्डेड कर लो। देखिए ऐसे का कोर्स मेंस के समय ही आता है, उसके पहले तो नहीं आता है वो, तो आप जो रिकॉर्डेड है वो पढ़ लीजिए, बाकी जब करेंगे तो नए चीज़ों के साथ पढ़ लेंगे उसको। आज के लिए बस इतना ही। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और एक ही चीज़ बस आपसे बोलना चाहेंगे कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना, सफलता खुद आपके पास में आएगी। बाय, टेक केयर। जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बाय, टेक केयर।